हेलो IIT JEE एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी विजन. दिस इज द कोर्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दिस लेक्चर नंबर 5. जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर IIT JEE एग्जामिनेशन इज कंसर्न. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और जो हमने पिछली क्लासेस में जो किया है उसको अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे. इसलिए मैं हर क्लास से पहले एक डिटेल्ड रिकैप करता हूँ, एक डिटेल्ड रिवीजन करता हूँ कि अब तक हमने क्या किया. तो आइए देखते हैं, क्योंकि अब तक हमने 4 लेक्चर्स कर लिए हैं जिसमें हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी खत्म कर ली और लोकस को भी अच्छे से कर लिया, और हम स्ट्रेट लाइन में ऑफिशियली इंटर कर चुके हैं इन लेक्चर नंबर 4. तो आइए फिर से एक जल्दी से एक डिटेल रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कर लिया. जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरुआत की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कार्टेशियन प्लेन से. तो सबसे पहली बिग आइडिया की जो बात हुई थी वो थी कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन के बाद जो दूसरी बात हमने की थी वो थी पॉइंट की. पॉइंट के बाद हमने चर्चा की थी डिस्टेंस फॉर्मूला की. डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हमने चर्चा की थी सेक्शन फॉर्मूला की. सेक्शन फॉर्मूला के बाद हमने चर्चा की थी सेंट्रोइड की. सेंट्रोइड के बाद हमने चर्चा की थी इन सेंटर की. इन सेंटर के बाद हमने चर्चा की थी यूलर्स लाइन की. यूलर लाइन के बाद हमने चर्चा की थी एरिया ऑफ ट्रायंगल की. एरिया के बाद हमने चर्चा की थी स्लोप की. स्लोप के बाद हमने चर्चा की थी लोकस की. लोकस के बाद हमने चर्चा की थी पैरामेट्रिक लोकस की. फिर हमने बात की थी अलजेब्रिक लोकस की. फिर हमने बात की थी ज्योमेट्रिक लोकस की. लोकस के प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद हम स्ट्रेट लाइन पे पहुंच गए थे. स्ट्रेट लाइन पे स्टार्ट करने से पहले हमने चर्चा की थी कोलिनियरिटी की. कोलिनियरिटी के बाद हमने चर्चा की थी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. तो सबसे पहले हमने की थी स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म. उसके बाद हमने चर्चा की थी स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म. उसके बाद हमने चर्चा की थी 2 पॉइंट्स फॉर्म. और फिर बात की थी जनरल फॉर्म. तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें कर ली है. आइए देखते हैं हर एक चीज़ों में हमने क्या क्या बातें की थी. कार्टेशियन प्लेन पे हमने सबसे पहले जो चर्चा की थी वो थी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कार्टेशियन प्लेन. हमने कार्टेशियन प्लेन का पर्पस जानने की कोशिश की थी, जिसमें हमें पता चला था कि हम पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करने टाइम हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट को समझा था. एब्सिसा और ऑर्डिनेट को समझा था, जो पॉइंट को हम ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं. एब्सिसा का डेफिनेशन हमने बात किया था इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने 2 पॉइंट ली थी, ए x1 y1, बी x2 y2, और हमने मॉड ए भी निकालना सीखा था, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. हमने पाइथागोरस थ्योरम का मदद लिया था, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला में हमने सबसे पहले चर्चा की थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की. फिर इससे हमने समझा था इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब है. उसके बाद हमने फॉर्मूला जनरेट किया था कि अगर कोई पॉइंट इंटरनली m/n कर रहा है तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. अगर इंटरनली किसी लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड कर रहे हैं, ए बी लाइन सेगमेंट को, और a x1 y1 है और b x2 y2 है, और कोई पॉइंट c है जो इंटरनली m/n पे कर रहा है, तो m जाता है x2 पे और n जाता है x1 पे. उसी तरीके से एक्सटर्नली के लिए हमने क्या करना था, m/n पे करना था. तो सेम फॉर्मूले में हमें n के बदले -n. इसका दोनों का हमने मतलब ही समझा था कि एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या होता है. सेंट्रोइड में बात करते वक्त हमने मीडियन की चर्चा की थी, और मीडियन को चर्चा करते हुए हमने समझा था कि मीडियन क्या होता है, उसको डिफाइन किया था, और फिर सेंट्रोइड को हमने
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 से डिनोट किया था। हमने प्रॉपर्ली सेंट्रॉइड जो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है उस कॉन्सेप्ट को यूज किया था। अगर आपको याद हो, मीडियन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करता है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये निकाला था। इन सेंटर को सॉल्व करने के लिए हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया था कि कोई भी ट्राइंगल अगर है ABC और अगर कोई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करता है, अगर B के अपोजिट B है और C के अपोजिट C है, तो C/B के रेशियो में ये डिवाइड करेगा और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर कहते हैं। और ये भी सेम तरीके से करेगा जो आपको पता है, इस पूरे डेरिवेशन की बात की थी और हमने निकाला था कि ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो हमने इन सेंटर के भी कोऑर्डिनेट की बात की थी। एक्स सेंटर्स के लिए हमने कहा था हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। यूलर लाइन में हमने तीन चीज की बात की थी। हमने ऑर्थो सेंटर की बात की थी, सेंट्रॉइड की बात की थी और सर्कम सेंटर की बात की थी। हमने कहा था ये तीनों पॉइंट किसी भी नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोलिनियर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ये तीनों कनकरेंट होते हैं। H होता है आपका ऑर्थो सेंटर जो एल्टीट्यूड्स का ऑर्थो सेंटर को हमने डिफाइन किया था। O होता है सर्कम सेंटर, इसे भी हमने डिफाइन किया था। और सेंट्रॉइड आपको पता है ऑलरेडी मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ऑर्थो सेंटर होता है 3 हाइट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और सर्कम सेंटर होता है 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को। ये तीनों कोलिनियर होते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं यूलर लाइन और ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड उस लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एरिया के लिए हमने सीखा था किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। बकायदा आपको बस ऑर्डर फॉलो करना होगा। ऑर्डर आप क्लॉकवाइज फॉलो करो या एंटी क्लॉक करने से पॉजिटिव रहता है, क्लॉक करने से नेगेटिव होता है। आप हाफ से शुरू कर सकते हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड देन यू हैव टू फिनिश फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड x1 y1। आप इन सारे डाउनवर्ड को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और इन सारे अपवर्ड को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और दोनों के डिफरेंस का मॉड निकाल दो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे। पॉलीगॉन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस यू जस्ट हैव टू फॉलो द ऑर्डर। हाफ बाहर रखना है, x1 y1 से स्टार्ट करना है, n साइड तक n वर्टिसेस तक पहुंचना है xn y1, फिर फिनिश ऑफ करना है x1 y1 से। स्लोप हमने बात की थी, किसी भी दो पॉइंट की स्लोप अगर कोई A और B है, दो लाइन, तो स्लोप को हमने कहा था राइज ओवर रन का मतलब होता है चेंज इन ऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एब्सिसा। तो स्लोप ऑफ AB हमने डिफाइन किया था एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी लाइन सेगमेंट का स्लोप हमने इस तरीके से डिफाइन किया था एज राइज ओवर रन। लोकस में हमने बात की थी कि इट्स बेसिकली एन इंफॉर्मेशन टू टेल दैट व्हाट एग्जैक्टली द पाथ बीइंग फॉलोड बाय एनी मूविंग पॉइंट। इसके लिए हमने बात की थी ज्योमेट्रिक लोकस, अलजेब्रिक लोकस और पैरामेट्रिक लोकस की। अलजेब्रिक लोकस होता है कोई भी आप रिलेशन x और y के बीच में जो भी इक्वेशन देखते हैं, दैट मीन्स अलजेब्रिक लोकस। आप उसका ग्राफ अगर प्लॉट कर लेते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक लोकस। और हर पॉइंट को आप किसी पैरामीटर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, एब्सिस ऑर्डिनेट को, वो पैरामीटर को आप पैरामेट्रिक लोकस कहते हैं। पैरामेट्रिक लोकस से हमने अलजेब्रिक लोकस जाना सीखा था। अगर आपको पैरामेट्रिक लोकस दिया हुआ है और अलजेब्रिक लोकस में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पैरामीटर को और फिर एलिमिनेट करना है पैरामीटर को। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट। अलजेब्रिक लोकस से पैरामेट्रिक लोकस जाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए आपको हमेशा सवाल ऑप्शन से सॉल्व करने होते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक लोकस से आप x को t मान के कॉरस्पॉन्डिंग y को t के टर्म में लिख सकते हैं और आप कह सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी माय पैरामेट्रिक लोकस। सेम वे अगर आपको ज्योमेट्रिक लोकस से अलजेब्रिक लोकस में जाना है, ज्योमेट्रिक लोकस से अलजेब्रिक लोकस में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको स्टेप 1 स्टार्ट करना होगा। लेट द मूविंग पॉइंट P be H, K, अप्लाई ज्योमेट्रिक कंडीशंस।
take new variables if required. The total number of equations should be one more than the new variables. h और k को आप new variables नहीं बोलेंगे. उसके बाद सारे नए वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके रिलेशन बिटवीन h एंड k निकालना है. h को x से रिप्लेस करना है, k को y से. यू हैव अराइव्ड टू योर अलजेब्रिक लोकस. और अलजेब्रिक लोकस से ज्योमेट्रिक लोकस, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बेसिक कर्व्स जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं राइट फ्रॉम योर बेसिक मैथ्स क्लास, जो भी ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हो, आप बेसिकली अलजेब्रिक लोकस से ज्योमेट्रिक लोकस में जा रहे हैं. और अलजेब्रिक लोकस से ज्योमेट्रिक लोकस अभी आपके लिए एक इवॉल्विंग प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी आपने कैलकुलस जब शुरू करेंगे तो और ग्राफ्स बनाना सीखेंगे. तो अभी आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक लोकस बताए थे. इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक लोकस, इंपॉर्टेंट कर्व्स के बारे में मैं आपको बता दूं जो हमने डिस्कस किया था. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन. रेडियस क्या है? आर. ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरी चीज हमने बात की थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स जिसका सेंटर क्या है? 0 0. एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? a,0 माइनस a,0. और y एक्सिस को 0, b और 0, माइनस b. फिर हमने बात की थी x बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस वॉज योर हाइपरबोला जिसे हमने कहा था इसका सेंटर 0, 0. ये x एक्सिस को कट करेगा, y एक्सिस को नहीं कट करेगा. इसी के बाद हमने ये भी बात की थी कि एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू -1 है, तो ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा. इसका ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा जिसमें ये y एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को नहीं. और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ये इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है जो मैं आपको सिखाया था. इन सब में मैंने आपको एक और चीज, पैराबोला भी हमने बात की थी. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स एक आपका वर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला है जो ऐसा ग्राफ बनता है, ये आपको याद होगा, हमने इसकी बात की थी. एट द सेम टाइम हमने ये भी बात किया था कि अगर x को x माइनस x1 से रिप्लेस करना है तो इसका मतलब क्या है? कर्व विल मूव x1 यूनिट राइट. और x प्लस x1 से रिप्लेस करना है तो x1 यूनिट ये राइट जाएगा, तो ये x1 यूनिट लेफ्ट जाएगा. y को अगर y माइनस y1 और y प्लस y1 मतलब क्या हुआ? ये y1 यूनिट अप जाएगा, अप. और ये क्या होगा? y यूनिट डाउन जाएगा. इसी तरीके से हमने और भी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की थी, उसे आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. अब लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन रिफाइन करने से पहले हमने कोलिनियरिटी की बात की थी कि किसी भी 3 पॉइंट को कोलिनियर हम कैसे बता सकते हैं. तो हमने बात की थी डिस्टेंस फॉर्मूला से बता सकते हैं, फिर हमने बात की थी एरिया ऑफ ट्राइंगल से बता सकते हैं, और फिर हमने बात की थी स्लोप से भी बता सकते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट का अगर आप कोई भी 2 पेयर का स्लोप निकाल देंगे, अगर वो सेम है तो इसका मतलब वो तीनों कोलिनियर हैं. इस स्लोप सेम होने का मतलब क्या हुआ? आपको ये पता चला कि स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी पॉइंट पे किसी भी 2 पॉइंट को आप पकड़ लो तो स्लोप हमेशा सेम होता है, राइज ओवर रन सेम होता है. तो हमने ये समझा था कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए या तो आपको 2 पॉइंट की जरूरत होगी या 1 पॉइंट और एक स्लोप से काम चल जाएगा, क्योंकि स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? कांस्टेंट होता है. जब हमने स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की थी तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट का फॉर्म मतलब क्या हुआ? स्लोप m है और इंटरसेप्ट 0, c है, तो इसका जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये बेसिकली ज्योमेट्रिक लोकस से अलजेब्रिक लोकस की तरह आप सोच सकते हैं कि आपके पास एक मूविंग पॉइंट p है जो h, k है, एक मूविंग पॉइंट है h, k जो 0, c से गुजर रहा है, 0, c, ये h, k, और स्लोप इसका tan थीटा है विच इज इक्वल टू m. तो आप कह सकते हो k माइनस c अपॉन h माइनस 0 इज इक्वल टू m. ये आपके पास रिलेशन आ गया. आप h को x से रिप्लेस कर दो, y को k से, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx, जो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c. उसी तरीके से आपने स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म को रिवाइज किया था. स्लोप एंड पॉइंट के लिए आपने क्या फॉलो किया था? स्लोप एंड पॉइंट के लिए आपने कहा था स्लोप एंड पॉइंट मतलब आपको वो लाइन का अलजेब्रिक लोकस चाहिए जिसका स्लोप दे रखा है m और पॉइंट दे रखा है x1, y1. फिर से इसको आप लोकस की तरह देख सकते हैं. एक लाइन है जो x1, y1 से पास कर रहा है और स्लोप जिसका है
tan थीटा विच इज इक्वल टू m, तो आप एक मूविंग पॉइंट ले लो p विच इज h कॉमा k, तो क्या हो जाएगा k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। k को रिप्लेस कर दो y से, y माइनस वाई वन, m इंटू एच को रिप्लेस कर दो x से, क्या बन गया, ये आपका हो गया पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। उसके बाद हमने बात की थी 2 पॉइंट फॉर्म्स की। 2 पॉइंट्स फॉर्म में क्या हुआ, आपके पास दो पॉइंट दे रखी है, आपको ये पॉइंट पता है x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट पता है x2 कॉमा y2। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, आपको इसका अलजेब्रिक लोकस बताना है, तो आपने एक मूविंग पॉइंट P ले लिया h कॉमा k, आपने कहा k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का जो स्लोप होगा वो भी स्लोप ऑफ ए बी पॉइंट, लाइन सेगमेंट ए बी का जो स्लोप होगा वो लाइन का भी स्लोप होगा। तो आपने कहा y और h को k को रिप्लेस कर दिया y से, y अपॉन y माइनस वाई वन, h को रिप्लेस कर दिया x से, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल रियलाइज दैट ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या था, ये आपका हो गया जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में a आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, b आपका कोफिशिएंट ऑफ y है, c इज अ कांस्टेंट। इसमें आपकी स्लोप की हमने चर्चा की थी, स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ y। एक और तरीका होता है स्लोप निकालने का, आपने बेसिक मैथ्स पढ़ रखा है फिजिक्स क्लास में, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन सिखाया गया होगा। तो स्लोप को dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्लोप को, dy बाई डी एक्स, और जिस पॉइंट पे स्लोप निकालने हैं एट x1 कॉमा y1। ये आपको फिजिक्स की क्लास में किया होगा। अगर आप मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं तो आपको पता है लीनियर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में बड़े आराम से आप d बाई डी एक्स लगाओगे तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या होता है, कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a, b अकेला हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, जिससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप कह सकते हो dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस ए बाई बी। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि हाँ स्लोप ऑफ जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज गोइंग टू बी माइनस ए बाई बी, वेयर माइनस ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो हमने 15 मिनट लिया पूरे चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों इसको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, सो दैट आपको आगे कोई ज़रा से भी कोई दिक्कत महसूस ना हो। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग अब तक जो आपसे जो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म कर लिया, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म कर लिया, 2 पॉइंट फॉर्म कर लिया। चौथा क्या है, चौथा जनरल फॉर्म है। तो पांचवें फॉर्म पे आते हैं। पांचवा फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं इसे हम, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म समझने से पहले मैं आपको समझा देता हूं मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट, किसी भी लाइन का 2 इंटरसेप्ट होता है, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट। क्या होता है, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन अगर ड्रॉ कर दूं, अगर मैं ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं और कोई भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये आपने ऐसी एक लाइन बना दी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी योर, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी योर x इंटरसेप्ट एंड दिस लेंथ इज गोइंग टू बी योर y इंटरसेप्ट। तो मैं इसको a लेंथ कह सकता हूँ, इसे b कह सकता हूँ। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,b। तो यहाँ पे आपको दोनों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो आप कह सकते हो दोनों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या है a which is positive in this केस में पॉजिटिव है, और y इंटरसेप्ट क्या है, भी पॉजिटिव है। अगर ये लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट से गुजरे, जल्दी से कार्टेशियन प्लेन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे और मान लीजिए आप लाइन आपकी ये है, तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये आपका हो गया b y इंटरसेप्ट और ये आपका हो गया x इंटरसेप्ट। इस बार a क्या होगा, इस बार a आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं a,0 ही लिखूंगा और यहाँ पे मैं 0,b लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है a नेगेटिव है और b
पॉजिटिव है। ए बी एक नंबर है, जरूरी नहीं है कि ए पॉजिटिव हो। तो आप कह सकते हो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट अभी भी पॉजिटिव है। अगर ये इसी चीज को मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे ले जाऊं तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो, ये लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हो ये पार्ट आपका ए हो जाएगा और ये पार्ट आपका बी हो जाएगा, और इस बार दोनों नेगेटिव होंगे। इस बार दोनों नेगेटिव होंगे। कौन से पॉइंट से गुजरेंगे? a,0 और 0,b। तो आप देख रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर आप इसी चीज को फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाओ, इसी चीज को फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाओ आप, तो एक क्या हो जाएगा? आप कह सकते हो कि ये आपका A है और ये आपका B है। इस बार A पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव होगा। इस पॉइंट को आप कह सकते हो a,0 और इस पॉइंट को आप कह सकते हो 0,b। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ गया। आपने देखा जब आपकी लाइन टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट से कट करती हुई जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो ए बी दोनों पॉजिटिव है। आइडिया है कि एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। आपने चारों केसेस समझा। क्या आप ये देख, तो अगर क्या कहते हैं इस आपसे कोई पूछे कि क्या एक्स इंटरसेप्ट 0 हो सकता है और वाई इंटरसेप्ट 0 हो सकता है, ये इसकी भी चर्चा करेंगे अभी हम कि इन दोनों की जीरो की केसेस क्या है। उससे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का रिजल्ट बना लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, मान लीजिए आपका एक्स इंटरसेप्ट ए है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वाई इंटरसेप्ट क्या है? बी। तो आपका जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ पे कट करेगा? a,0 पे। अगर a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में करेगा। और ये क्या होगा? 0,b। b पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा, नीचे है तो अब मैं 2 पॉइंट फॉर्म इसमें अगर लगा दूं, अगर मैं इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूं, जो भी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रहा है, तो बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म में लगा सकता हूं। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। तो y माइनस, इस पॉइंट से ले लेता हूं, y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप निकाल सकता हूं मैं। स्लोप क्या होगा? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। अब देखिए क्या हो गया? y माइनस बी इंटू माइनस a इज इक्वल टू बी एक्स, राइट। अब देखिए क्या हो गया? माइनस ए वाई प्लस ए बी इज इक्वल टू बी एक्स। अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो क्या बन गया? बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। और मैं इसको पूरे से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया? दोनों साइड को ए बी से डिवाइड कर दिया। तो ये जो फॉर्म आया है मेरे पास, क्या फॉर्म आया है मेरे पास? आया है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन आप गौर से देखेंगे यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ए है। वाई इंटरसेप्ट क्या है? बी है। गलती से ए इंटरसेप्ट अगर 0 हो जाए या y इंटरसेप्ट 0 हो जाए तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो मतलब ये जो रिजल्ट आया है x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये रिजल्ट आया है a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 के साथ। तो मतलब कि एक केस, तो केस, अब इसको मैं केस में डिवाइड कर सकता हूँ कि केस 1 क्या है? x इंटरसेप्ट नॉन जीरो है, y इंटरसेप्ट भी नॉन जीरो है। आपसे इक्वेशन लिखने को कहा गया, आपने लिख दिया x बाई ए अपॉन वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। केस 2 होगा कि x इंटरसेप्ट भी 0 है और y इंटरसेप्ट भी 0 है। कब ऐसा सिचुएशन होगा? जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 0 होगा। सोच के बताइए, x इंटरसेप्ट भी 0 है और y इंटरसेप्ट भी 0 है। इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अगर दोनों 0 होगा, इसका क्या मतलब है? लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू के एक्स। के स्लोप होगा इसका, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एंगल इट इज मेकिंग। के पॉजिटिव है तो एक्यूट, के नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज। ये आपको समझ में आ गया। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको कुछ केसेस को ध्यान में रखना होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में आप नॉर्मली सीधे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 करके लिखते हो। तो आप बेसिकली
इस केस में तो ठीक हो जाते हो, इन सब केसेस को इग्नोर कर देते हो। अब इन सब केसेस को इग्नोर करने से आपके एग्जामिनेशन में गलती हो सकती है, जो अक्सर IIT JEE जिस पे आपको टेस्ट करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों जीरो हो गया तो क्या कहानी होगी। कभी कभी आपसे IIT JEE और अंदर घुस जाता है और पूछता है, इस केस को भी बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर जाते हैं कि x इंटरसेप्ट तो a है लेकिन y इंटरसेप्ट जीरो है। x इंटरसेप्ट a है लेकिन y इंटरसेप्ट जीरो है। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये कार्टेशियन प्लेन है तो अगर a पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा लाइन, और a नेगेटिव है तो कुछ ऐसा लाइन। इस दोनों लाइन में आप देख सकते हो, लाइन 1 और लाइन 2 में आप देख सकते हो, दिस इज x इज इक्वल टू a फॉर a पॉजिटिव, दिस इज x इज इक्वल टू a फॉर a नेगेटिव। आप देख सकते हो दोनों लाइन में जो x इंटरसेप्ट है, दोनों केसेस में जो x इंटरसेप्ट है वो a यूनिट है, लेकिन y इंटरसेप्ट आप देख सकते हो जीरो है। बहुत सारी बुक इसको y इंटरसेप्ट इंफिनिटी भी कहती है, लेकिन आप इस बात को कह सकते हो कि y इंटरसेप्ट इसका जीरो आप कह सकते हो। तो इस केस को भी आप ध्यान में रख सकते हो। सिमिलरली x इंटरसेप्ट जीरो और y इंटरसेप्ट समथिंग वुड अगेन बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा व्हेन यू आर हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म निकालोगे आप बोलोगे x बाई a प्लस y बाई b is equal to 1. This is a form when a is not equal to 0 and b is not equal to 0. तो आपको जब भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया है, यू कैन सीधे आप यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल सकते हो इक्वेशन में, दैट वुड बी योर्स। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि a भी 0 है और b भी 0 है तो आप लिखोगे y is equal to kx where k is the slope, या y is equal to mx भी लिख सकते हो, y is equal to mx, जो लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है और स्लोप m है। a is equal to 0, b, तो इन सब केसेस को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपने अपना फिफ्थ फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म भी सीख लिया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म होता है जब आपका x इंटरसेप्ट a हो और y इंटरसेप्ट b हो, तो आप कह सकते हो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। ओनली यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दोनों जीरो है तो y इज इक्वल टू mx। अगर एक जीरो है तो दूसरा कोई कांस्टेंट होगा, वो आप लिख सकते हो। अगर y इंटरसेप्ट जीरो है तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर x इंटरसेप्ट जीरो है तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन आप हमेशा इस पे ध्यान रखना कि जीरो बोला जा रहा है या इन्फिनिटी बोला जा रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ फॉर्म। अब तक हमने कौन कौन सा फॉर्म कर लिया है? हमने पहला फॉर्म किया था, फॉर्म 1 किया था, बताइए। हमने पहला फॉर्म किया था स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसे हमने कहा था y इज इक्वल टू mx प्लस c। सेकेंड फॉर्म हमने क्या किया था? स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, y इज माइनस इज इक्वल टू। हमने तीसरा फॉर्म क्या किया था? तीसरा फॉर्म किया था y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। क्या था ये था आपका 2 पॉइंट फॉर्म। चौथा फॉर्म हमने क्या किया था? जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c। और पांचवा फॉर्म क्या हो गया आपका? पांचवा फॉर्म हो गया आपका ये। इस पे आपको ध्यान रखना है एक्सेप्शन केसेस में। अब आते हैं सिक्स्थ फॉर्म, जो कि है नॉर्मल फॉर्म। क्या कहते हैं इसे हम? नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म का डेफिनेशन बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है, नॉर्मल क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा। और नॉर्मल फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है जिससे आप अपना इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकें। तो नॉर्मल फॉर्म में आपको दो इंफॉर्मेशन दिया जाता है। एक दिया जाता है नॉर्मल का लेंथ दिया जाता है, और दूसरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है आपको एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस दोनों चीजों को समझना है कि नॉर्मल को पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल टू अ लाइन क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे नॉर्मल का लेंथ क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि एंगल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक केस ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। अब मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर वन लाइन, ठीक है।
इस लाइन पे अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ओरिजिन से मैं एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ओरिजिन से मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराऊंगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूं लेट से आई विल कॉल दिस एज ए पॉइंट, दिस एज बी पॉइंट, दिस इज ओरिजिन, दिस इज लाइन एल, मैंने ओ पे नॉर्मल गिराया पी, दैट इज ओ पी। ये जो लेंथ है ओपी इसको हम कहेंगे पी, स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ओपी लेंथ को लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ कहते हैं, तो आपको इसका लेंथ दिया जाता है। दूसरा, एंगल मेड बाय दिस लाइन सेगमेंट ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसे हम कह सकते हैं अल्फा एंगल यहाँ पे। तो ये स्लोप नहीं है, स्लोप ऑफ अ लाइन ये होता है, आपको याद हो, स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो लाइन बनाता है वो, मैं ये एंगल दे रहा हूँ एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर इस सिनारियो में देखा जाए तो ओपी लेंथ को आप पी कह सकते हो और एंगल मेड बाय दिस को आप कह सकते हो अल्फा। दूसरा सिनारियो अगर मैं देखूं, दूसरा सिनारियो अगर आपका ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और मान लीजिए आपकी लाइन कुछ ऐसी है, तो आपको अगर नॉर्मल ड्रॉप करना है तो आप यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉप कर सकते हैं। आपने ड्रॉप कर दिया, आपने इसको P कहा, और ये एंगल जो कि अब ऑब्ट्यूज एंगल बन गया है, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल था, अब क्या बन गया है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप कह सकते हो P लेंथ दे रखा है और एंगल अल्फा दे रखा है, P लेंथ और एंगल अल्फा। अगेन ये लाइन L है जो y एक्सिस को B पे और x एक्सिस को A पे कट कर रही है। सिमिलरली तीसरा सिनारियो देखते हैं। तीसरा सिनारियो में अगर आप ड्रॉ करते हैं फिर से, तो ये आपका लाइन हो गया और लेट से मुझे इस पे नॉर्मल ड्रॉप करना है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, ये एंगल हो गया ये। अब इसको आप कह सकते हैं P, ये O, ये P, ये B, ये A, और ये जो एंगल है, जो रिफ्लेक्स एंगल आपको दिख रहा है, जो 180 से 270 के बीच लाई करेगा, आप कह सकते हो अल्फा, और इसको कह सकते हो P। आपको P और अल्फा दे रखा है, अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वैसे ही चौथा केस देख लेते हैं। चौथा केस जो कि आखिरी केस है, इस केस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं नॉर्मल गिरा देता हूँ, यहाँ से मैं नॉर्मल परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर गया। इस पॉइंट को आप A कह लीजिए, इस पॉइंट को O कह लीजिए, इसको O। तो ये जो एंगल अब आ रहा है विच इज बिटवीन 270 टू 360 डिग्री, ये एंगल मैं अल्फा कहूंगा, इस लेंथ को P कहूंगा। तो अब ये जो चारों केसेस हैं, इन चारों केसेस में हम इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला केस आप देख सकते हो, दिस इज एंगल अल्फा एंड दिस इज P। अगर मैं इस ट्राइंगल पे ध्यान दूं, ट्राइंगल OAP पे, ट्राइंगल OPA पे ध्यान दूं, तो आप कह सकते हो cos अल्फा इज इक्वल टू OP अपॉन OA। OP क्या है, P है, OA क्या है, OA एक्स इंटरसेप्ट है। तो आप कह सकते हो OA इज P सेक अल्फा। क्या कह सकते हो, OA इज P सेक अल्फा। ये क्या बन गया, P सेक अल्फा। गौर से देखिएगा, ये क्या बन गया, P अल्फा। तो अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म इस पे लगाऊं तो A की वैल्यू क्या है, P सेक अल्फा। मैंने चारों केसेस देखी है, उसमें आपने देखा होगा कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट नॉन जीरो हैं। इसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमेशा नॉन जीरो। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, P सेक अल्फा। सेम लॉजिक, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ट्राइंगल OPB पे ध्यान दिया जाए, ट्राइंगल OPB पे ध्यान दिया जाए, तो मैं कह सकता हूं साइन अल्फा इज इक्वल टू OP अपॉन OB। तो जिससे मैं कह सकता हूं OB क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा P कोसेक अल्फा। क्या बन जाएगा, P कोसेक अल्फा। देख सकते हैं, क्योंकि OB क्या होगा, OB यहां से आपको निकल के आएगा P अपॉन साइन अल्फा। तो क्या बन गया, P कोसेक अल्फा। तो यहाँ पे B क्या हो गया है, P कोसेक अल्फा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, नॉर्मल फॉर्म में लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं x अपॉन P सेक अल्फा प्लस y अपॉन P कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, नॉर्मल फॉर्म लगा दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दिया, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट क्या है ये, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो मैंने A के बदले क्या पुट कर दिया, P सेक अल्फा, और B के बदले क्या पुट कर दिया, P कोसेक अल्फा। देखिए क्या होगा, P उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P।
तो ये आपका इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकला है। अभी हम देखेंगे कि यही फॉर्मूला चारों के लिए निकलेगा, तो हम इसको जनरलाइज कर देंगे। तो अभी पहले इसको ध्यान रख लेते हैं। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, p क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आप इसको कह सकते हो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये क्या है, दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म। इसमें अल्फा क्या है, एंगल मेड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अल्फा से, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये स्लोप वाला अल्फा तो नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि नहीं, x के साथ cos अल्फा, y के साथ sin अल्फा इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट। तो जो अल्फा और दोनों अल्फा हैं वो बेसिकली आपके एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपको चीजों को ध्यान में रखना होगा। सेकेंड केस में देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया है कि आपका लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है। ये पूरा एंगल अल्फा है, तो अगर मैं ये 90 माइनस कर दूं तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा अल्फा माइनस 90। आप ये ध्यान रखो कि अल्फा यहाँ पे क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो मैंने अल्फा माइनस 90 जो एक एक्यूट एंगल ले लिया। अगर आप ट्रायंगल ओपीबी की बात करें, ट्रायंगल ओपीबी की बात करें, ट्रायंगल ओपीबी की बात करें, तो अगर मैं कहूं दिस इज अल्फा माइनस 90 डिग्री, इफ दिस एंगल इज अल्फा माइनस 90 डिग्री, सो आई कैन कॉल दैट cos alpha minus 90 degree is OP upon OB, which is P upon OB। तो OB क्या है, OB मेरा B, OB इज बेसिकली y इंटरसेप्ट, जिसको मैं B लिख सकता हूँ। B इज इक्वल टू P sec अल्फा माइनस 90 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ, P sec अल्फा माइनस 90 डिग्री। अब आप जानते हो कि cos और sec को नेगेटिव एंगल से माइनस कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो sec 90 डिग्री माइनस अल्फा। एंड sec 90 डिग्री माइनस अल्फा क्या होता है, p cosec अल्फा, p cosec अल्फा। तो आप कह सकते हो आपका b y इंटरसेप्ट क्या आया, p cosec अल्फा। देखिए यहाँ पे क्या आया था, y इंटरसेप्ट p cosec अल्फा, यहाँ पे भी आया था p cosec अल्फा, y इंटरसेप्ट p cosec अल्फा आया था। अभी भी y इंटरसेप्ट आपका क्या आया, p cosec अल्फा। और अल्फा कहां से लाइक कर रहा है, अल्फा ऑब्ट्यूज में है, तो नो पॉइंट टू वरी, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्ट्यूज कोसेक अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन अल्फा भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आइए अब आपका ये निकाल लेते हैं। पहले मैं इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में पहले मैं इसका लेंथ निकाल देता हूँ, मॉड OA निकाल देता हूँ, मॉड OA निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हो अगर ये अल्फा माइनस 90 है तो ये भी क्या होगा, अल्फा माइनस 90 डिग्री। ये एंगल अल्फा माइनस 90 है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस 90 डिग्री। आई एम श्योर आपको पता है इतनी सारी बातें, राइट। आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो ये एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं। एट द सेम टाइम आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री निकालने की कोशिश करूं, साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री निकालने की कोशिश करूं, तो क्या आएगा, OP अपॉन OA विच इज P अपॉन A मॉड A, क्योंकि मुझे अभी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एक्यूट एंगल ले रहा हूं। तो साइन अल्फा माइनस 90 क्या हो गया, मॉड A क्या हो गया, मॉड A हो गया P कोसेक अल्फा माइनस 90 डिग्री, P कोसेक अल्फा माइनस 90 डिग्री। सिंस मुझे क्या कहते हैं, अल्फा माइनस 90 से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है 90 माइनस अल्फा, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, तो ये बन गया कोसेक 90 माइनस अल्फा। तो बेसिकली क्या बन गया, माइनस P सेक अल्फा। ये देखिए ये जो वैल्यू आया है माइनस P सेक अल्फा, एक पॉजिटिव वैल्यू आया है। यहाँ पे माइनस लगा है बट इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन होना चाहिए क्या, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो A बेसिकली क्या हो जाएगा, P सेक अल्फा। अब समझो इस बात को, हमने इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस का लेंथ निकाला विच इज माइनस P सेक अल्फा, क्योंकि सेक अल्फा क्या है, अल्फा अगर ऑब्ट्यूज है तो सेक अल्फा क्या होगा, निगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इवेंचुअली माइनस P सेक अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट, इसमें क्या चाहिए, नेगेटिव क्वांटिटी। तो हमने फिर से क्या किया, P सेक अल्फा से। अब इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स कॉस अल्फा। इसको फिर से कैसे आप करोगे, आप लिखोगे इसको x बाई P सेक अल्फा प्लस y बाई P कोसेक अल्फा,
जो कि इवेंचुअली क्या बन जाएगा, इवेंचुअली बन जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अल्फा विल ऑलरेडी टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, तो एंगल थी। तो आप देखिए दोनों फॉर्म में, जब अल्फा 0 से 90 डिग्री था और जब अल्फा 90 से 180 था, दोनों फॉर्म में अपने आप यही जनरल फॉर्म आया है, तो आपको परेशान नहीं होना है केसेस को लेके। आइए तीसरी केसेस में भी आप देखेंगे कि सेम रिजल्ट आ रहा है। सेम वे आप देख रहे हैं, दिस एंगल इज अल्फा, सो आई कैन कॉल दिस एंगल, ये जो एंगल है मैं इसको कह सकता हूं अल्फा माइनस 180 डिग्री। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि वह ये 180 डिग्री है, टोटल एंगल 1 अल्फा है, तो अल्फा माइनस 180 डिग्री विच इज गोइंग टू बी एन एक्यूट एंगल। अल्फा माइनस 180 डिग्री इज गोइंग टू बी एन एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में अल्फा लाई करता है। तो उसी तरीके से मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ट्राइंगल OPA पे फोकस अगर मैं करता हूं, तो ये एंगल क्या है, ये एंगल है अल्फा माइनस 180 डिग्री। इस एंगल पे अगर मैं ध्यान दूं तो है अल्फा माइनस 180 डिग्री। अगर मैं इसका cos अल्फा माइनस 180 डिग्री निकालने की कोशिश करूं, cos अल्फा 1 माइनस 80 डिग्री निकालने की कोशिश करूं, तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPA में, तो बेस एंगल मैंने अल्फा माइनस 80 डिग्री लिया, तो बेस क्या हो गया है, बेस हो गया है OP अपॉन मॉड OA, क्योंकि मुझे अभी पॉजिटिव, अभी क्या कहते हैं, लेंथ चाहिए, तो क्या बन गया P अपॉन मॉड A। cos अल्फा माइनस 80 क्या होता है, सेम एज cos 180 माइनस अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मॉड A क्या आ गया, मॉड A आ गया P sec 180 माइनस अल्फा विच इज माइनस P sec अल्फा। cos 180 माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस cos अल्फा। सेम वे मॉड माइनस P sec अल्फा है, ये आपको नेगेटिव दिख रहा होगा पर है नहीं नेगेटिव, क्योंकि अल्फा जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो sec अल्फा नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बट इवेंचुअली यू नीड A की एक्चुअल वैल्यू, तो A वुड बी P sec अल्फा। ये एक नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि अल्फा 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है। सेम लॉजिक से आप देखोगे तो आपका B निकल के आएगा P कोसेक अल्फा, और ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, A भी नेगेटिव होगा, B भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी एंगल हैज टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। ठीक है, आप तीनों केसेस में देख रहे हो, चौथा केसेस फिर से देख लेते हैं। अब इस बार अल्फा देखो कहां से लाई कर रहा है, अल्फा लाई कर रहा है 270 से 360 के बीच में, तो आप इस एंगल को कह सकते हो अल्फा माइनस 270 डिग्री। सेम लॉजिक से आप जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट A इस बार पॉजिटिव आएगा, जो कि P सेक अल्फा ही निकल के आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक अल्फा पॉजिटिव होता है। B आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक अल्फा नेगेटिव होता है, तो B आपका अपने आप हैंडल कर लेगा, जो कि P कोसेक अल्फा होगा, क्योंकि कोसेक अल्फा ऑलरेडी है। तो आप इसको जब करोगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 में पुट करोगे, तो बन जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू 1। मैंने ये चार केसेस आपको इसलिए दिखाए थे कि आपको ये बार बार कंफ्यूज नहीं होना पड़े कि भैया किस एंगल में क्या करना है। उसमें कुछ नहीं, आपको बस ध्यान देखना है कि नॉर्मल का लेंथ क्या है, नॉर्मल का लेंथ क्या है, जो कि P होता है। अल्फा क्या है, अल्फा कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 360 डिग्री में। एंगल क्या है, एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 360 डिग्री में। तो इसमें आपको जब कोई नॉर्मल फॉर्म पूछे तो आप बोलोगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू 1, यू इज इक्वल टू P। You don't have to worry about anything. This will always be a positive quantity, जो कि length of normal होगा. This alpha would be the angle made by the normal with positive x axis. तो इस तरीके से हमने अपना नॉर्मल फॉर्म खत्म कर दिया। अब जो आखिरी फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, वो जल्दी से बात करते हैं। That is the seventh form, that is parametric form. क्या कहते हैं इसे हम, पैरामेट्रिक फॉर्म। ऑलरेडी आप पैरामेट्रिक लोकस जानते हैं, अब आ जाइए पैरामेट्रिक फॉर्म पे। पैरामेट्रिक फॉर्म को समझने के लिए आपको समझना होगा कि आप लाइंस कितने तरीके के देखते हो। अगर मैं पॉजिटिव, अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूं, अगर मैं आपका एक एक्स, चलो कार्टेशियन प्लेन ही ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं आपके लिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दूं, तो देखिए आपके लाइंस क्या क्या, कैसे कैसे लाइंस होते हैं। एक ऐसा लाइन होता है जो क्या बना रहा होता है,
ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होता है। एक ऐसा लाइन होता है जो आपका कहीं पे भी हो सकता है, एनी क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ये आप यहाँ पे भी ला सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या एंगल बना रहा होता है, ये आपका एक्यूट एंगल बना रहा होता है। तो आपके पास दो लाइन है, एक एक ऑब्ट्यूज बनाते हुआ, एक इस तरीके का स्लांट वाला, एक इस तरीके के स्लांट वाला। उसी तरीके से आपके पास ऐसे भी लाइन होते हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, और एक लाइन ऐसे भी होते हैं जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होते हैं। तो मैं चारों का कार्टेशियन प्लेन हटा देता हूं पहले। तो आपको मैं दिखा रहा हूं कि बेसिकली आपके पास ऐसे एक स्लांट, नेगेटिवली स्लांट लाइन होगा, एक पॉजिटिवली स्लांट लाइन होगा, एक पैरेलल लाइन होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन होगा टू एक्स एक्सिस, है ना। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं इस सिनारियो पे रहूं, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट पिक करूं x1, y1, मैंने ये पॉइंट पिक किया, और मान लो मुझे r यूनिट अप जाना है या r यूनिट डाउन जाना है। ये आपका पॉइंट A है, या मुझे यहां पे आना है P पे, या मुझे Q पे आना है। सेम वे यहां पे आपका एक पॉइंट है A, x1, y1, और आपको r यूनिट इधर आना है P पे, या r यूनिट इधर जाना है Q पे। अब ये r यूनिट तो आप दोनों साइड जा सकते हो। सेम वे यहां पे मान लीजिए आपका A है x1, y1, और आपको r यूनिट यहां आना है राइट पे, और एक r यूनिट आना है लेफ्ट पे। यहाँ पे मान लीजिए A आपका है x1, y1 इस केस में, और आपको r यूनिट ऊपर जाना है या r यूनिट नीचे आना है। तो मेरा सवाल है, ये चारों सिनारियों को एक बारी बारी से देखते हैं। मान लीजिए ये सिनारियो है, इस सिनारियो में पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप कॉमन सेंस से कह सकते हो कि इसका जो स्लोप है, लेट्स से ये थीटा एंगल है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे r cos थीटा आया है और यहाँ पे r sin थीटा आया, तो आप कह सकते हो ऊपर चढ़ने का मतलब पॉजिटिव r है, ऊपर चढ़ने का मतलब r पॉजिटिव है, और नीचे उतरने का मतलब क्या है, r नेगेटिव। तो आप कह सकते हो ऊपर जाऊंगा तो मैं लिखूंगा x प्लस, ऊपर जाऊंगा तो मैं लिखूंगा P पॉइंट एस x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ द स्लोप, एंगल ऑफ स्लोप। तो आप समझ रहे हो, आप किसी पॉइंट के ऊपर जा रहे हो तो आप इस लाइन में, आप पॉइंट के ऊपर जा रहे हो तो आप पॉजिटिव कह रहे हो, नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव कह रहे हो। ये कॉमन सेंस है, दिख रहा है। मेरा सवाल है इसमें क्या करेंगे, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है लेकिन ऊपर की तरफ आ रहा है, और मान लो ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल या थीटा एंगल बना रहा है जो इसका स्लोप है। तो अब बताओ मुझे कि आर को कौन सा पॉजिटिव लेंगे, ये वाला पॉजिटिव आर लेंगे या ये वाला पॉजिटिव आर लेंगे। डेफिनेटली अगर मैं राइट बनाऊं तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा, और मैं ये करूं तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा और ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब बताओ कि यहाँ पे नीचे आने पे माइनस होगा कि लेफ्ट जाने पे माइनस होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखते हो कि क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो नीचे जाने से, राइट जाने से बढ़ता है, और वाई कोऑर्डिनेट ऊपर जाने से बढ़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि वाई कोऑर्डिनेट तो ऊपर जा रहा है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नीचे जा रहा है। तो आप अभी भी इसको कहोगे x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा, और इसको कहोगे x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि r कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव। तो डेफिनेटली आप जब ऊपर जाओगे तो इसको r को पॉजिटिव लोगे और नीचे जाओगे तो r को नेगेटिव लोगे। बताओ क्यों। क्योंकि आप जब ऊपर जा रहे हो, A से Q पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका एब्सिसा घट रहा है, आप लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हो लेकिन ऑर्डिनेट बढ़ रहा है।
तो अब गौर से देखना, आर आपने पॉजिटिव रखा, साइन थीटा ऑब्ट्यूज है तो पॉजिटिव होगा। आर आपने पॉजिटिव रखा, कॉस थीटा अभी नेगेटिव होगा क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है। थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज। तो एंगल हैज टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका एब्सिसा घट जाएगा और वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिमिलरली आप नीचे की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि आर आप नेगेटिव ले सकते हो। जब आप नेगेटिव लोगे तो आर साइन थीटा में साइन थीटा पॉजिटिव है, आर नेगेटिव है तो काम हो जाएगा। लेकिन आर कॉस थीटा में ये नेगेटिव है, कॉस थीटा इज नेगेटिव और आर इज ऑल्सो नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो नीचे आने पे जो एब्सिसा बढ़ रहा है वो अभी भी बढ़ेगा। तो आपको सारी बातें मैं समझा देता हूं। पहले ये दोनों जो एक्सेप्शनल केसेस में, इसमें आप सिंपल कह सकते हो ये बन जाएगा x1 कॉमा y1 प्लस आर, एंड ये कह सकते हो इसे आप कह सकते हो x1 प्लस आर कॉमा y1, और इसे आप कह सकते हो x1 माइनस आर कॉमा y1। इसमें आपको कॉमन से है कि राइट जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव। इसमें आप सिंपली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 प्लस आर, और यहाँ पे लिख सकते हो x1 y1 माइनस आर, या आप इवेंचुअली सबको प्लस ही आर रखो। आप कह सकते हो इधर नेगेटिव होगा आर और इधर पॉजिटिव होगा, है ना, ऊपर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो अभी हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो राइट जाने पे आर को हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट जाने पे आर को नेगेटिव लेंगे। वर्टिकल लाइन है तो ऊपर जाने पे हम आर पॉजिटिव लेंगे और नीचे आने पे आर नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी हाइट लाइन हो स्लांट, चाहे वो एक्यूट एंगल बना रहा हो या ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हो, अगर ये x1 y1 है तो ऊपर जाने पे r आप पॉजिटिव लोगे और नीचे आने पे आप r नेगेटिव लोगे। इवन इस स्लांट में भी आप क्या करोगे? ऊपर जाने पे r पॉजिटिव लोगे और नीचे आने पे r नेगेटिव लोगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे। आप कोई भी लाइन उठाओ, उसमें अगर आपको ये पॉइंट पता है कि x1 कॉमा y1 एक पॉइंट है जो एक लाइन पे लाई कर रहा है और वो लाइन का जो एंगल है वो थीटा है, तो आपको पता है स्लोप दे रखा है, tan थीटा आपको दे रखा है जो इसका स्लोप है। तो अगर आपको इस पॉइंट से, पॉइंट फिक्स पॉइंट से r यूनिट अप जाना है या r यूनिट डाउन जाना है, तो आप p को क्या कह सकते हो? तो आप p को कह सकते हो, ये लेट्स ये r है, तो आप p के कोऑर्डिनेट को क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये जो r है दिस इज द पैरामीटर। थीटा क्या है? थीटा पैरामीटर नहीं है। क्यों नहीं है थीटा पैरामीटर? क्योंकि tan थीटा कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो पैरामेट्रिक लोकस में x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें पैरामीटर क्या है? इसमें पैरामीटर r है। आर का साइन आप कैसे चेक कर सकते हो? आर का साइन आप देख सकते हो, अगर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव और नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। तो अब आपने जितने भी अभी पैरामेट्रिक फॉर्म को और आप अच्छे से समझोगे तो एक जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने पहला फॉर्म किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m आपका स्लोप था, c आपका y इंटरसेप्ट था। दूसरा हमने किया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसमें क्या था? x1 y1 आपका एक पॉइंट था और m आपका स्लोप था। फिर हमने किया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये क्या था? ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म था। ये आपका पॉइंट 1 था, ये आपका पॉइंट 2 था। ये फॉर्म से आपने 2 पॉइंट फॉर्म निकाला। तीसरा क्या था? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या था? आपका जनरल फॉर्म। उसके बाद आपने क्या निकाला? उसके बाद आपने निकाला x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसे क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं इसे? इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद क्या निकाला? x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। और फिर आपने क्या कहा? आपने x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। इसे क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, सेवेंथ फॉर्म। इस पे आपको प्रिकॉशन रखना है। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 के केसेस में ये p है, सॉरी, p क्या होता है? नॉर्मल का लेंथ, और अल्फा क्या होता है? एंगल मेड बाय। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। एंगल मेड बाय लाइन, इस एंगल का आप tan निकाल दो तो क्या निकलता है? स्लोप निकलता है।
आप ये समझो कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, एंगल ऑफ स्लोप होता है, उसका रेंज क्या होगा। अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, स्लांट लाइन ड्रॉ करो, जो भी लाइन ड्रॉ करोगे, एंगल क्या होगा, एंगल मेड बाय लाइन विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 से 180 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है, एंगल मेड बाय लाइन विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 से 180 डिग्री। बट एंगल मेड बाय नॉर्मल, एंगल मेड बाय नॉर्मल विच इज अ लाइन सेगमेंट, विच इज अ लाइन सेगमेंट। तो किसी लाइन सेगमेंट का जो आपको रेंज पूछा जाएगा, तो आप क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मल हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मल हो सकता है, यहाँ पे। तो नॉर्मल ये हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है, ये नॉर्मल हो सकता है अल्फा। तो आप देख रहे हो कि अल्फा क्या हो सकता है, अल्फा हो सकता है 0 से 360 डिग्री में कुछ भी, 0 से 2 पाई में कुछ भी, दैट इज द अल्फा, एंगल मेड बाय नॉर्मल। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। सॉल्व करने से पहले एक और चीज करा देता हूं, चाहूंगा, मैं मिस कर गया था एक चीज कराना। अब हमने सारे फॉर्म सीख लिए हैं, अब हमें जानना है कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल्स कैसे निकालें। अगर आपके पास दो लाइन दे रखा है, लाइन 1 और लाइन 2, और आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे निकालें। तो पहले आपको मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं और एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर देता हूं। लेट से एक ग्रीन लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, और लेट से एक रेड लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एंगल से एक्यूट बना रहा है। मान लीजिए लाइन 1 जो है वो बना रहा है अल्फा, ये लाइन 1 है और ये बना रहा है अल्फा, और ये लाइन 2 है, ये बना रहा है बीटा। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस इज थीटा एंड दिस इज पाई माइनस थीटा, राइट। एक थीटा होगा, एक पाई माइनस थीटा होगा, राइट। तो आप देखो थीटा का रिलेशन कैसे निकाल सकते हो। आप देख सकते हो थीटा इज गोइंग टू बी, आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा। तो आप क्या कह सकते हो, थीटा इज बेसिकली अल्फा माइनस बीटा। क्या कह सकते हो, थीटा इज अल्फा माइनस बीटा, राइट। दूसरा सिनारियो देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक ये एक्स एक्सिस है, और इस बार दोनों लाइन जो है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो एक ब्लू लाइन ये हो गया, और मान लीजिए ग्रीन लाइन आपका ये हो गया। इस बार आप गौर से देखिए तो क्या हो रहा है, इस बार देखिए ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए बीटा है। डेफिनेटली ये एंगल दोनों के बीच का एक्यूट एंगल है। आप कह सकते हो थीटा वुड बी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और इसमें आप क्लियरली कह सकते हो दिस थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल। यहां पे आप कुछ भी कह सकते हो, थीटा कुड बी एनीथिंग, थीटा कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 0 से 180 डिग्री, theta could be anything from 0 to 180 degree. It could be an acute angle, it could be an obtuse angle, depending on what is the value of alpha and beta. ये दो सिनारियो है। तीसरा सिनारियो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बार दोनों एंगल जो है एक्यूट है, दोनों का स्लोप जो है वो एक्यूट एंगल बना रहा है। एक ब्लैक से ले लो, और मान लो ये बना रहा है अल्फा और ये बना रहा है बीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इससे आप देखो अगेन एक्सटीरियर एंगल से आप निकाल सकते हो थीटा वुड बी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और यहां से भी निकाल सकते हो थीटा वुड बी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो आप ये जान गए कि थीटा निकालने के लिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, अल्फा इज एंगल ऑफ slope of line 1, beta is angle of slope of line 2, और आपको एक रिलेशन पता चल चुका है, थीटा इज अल्फा माइनस बीटा।
अब इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा और थीटा कुड बी एनीथिंग. थीटा कैन बी एक्यूट, इट कुड बी एक्यूट, इट कुड बी ऑब्ट्यूज. तो ये हमें अभी पता नहीं है कि थीटा क्या है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, लेकिन जो भी है दोनों एंगल निकाल सकते हैं. अगर मान लीजिए ये किसी भी दो लाइन के बीच में, किसी भी दो लाइन के बीच में एक एंगल 50 डिग्री है तो डेफिनेटली दूसरा एंगल 130 डिग्री है कि नहीं. दो लाइन है तो आप ये सब चीजें तो बचपन में पढ़ रखे हैं. तो अब कहीं ना कहीं मैं इस पे tan का फंक्शन लगा दूं तो क्या हो जाता है, अगर मैं इसको लिख दूं tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा, विच बिकम्स tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, इफ यू रिमेंबर दिस. एट द सेम टाइम आपको पता है tan अल्फा क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 दिस इज विच इज गोइंग टू बी m1, tan अल्फा इज गोइंग टू बी m1, और tan बीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 2 जिसको हम कहेंगे m2. तो आप कह सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. समझने की कोशिश कीजिए. थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस और आपने कहा tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अब ये जो कहानी है ये अगर एक्यूट हुई, ये अगर पॉजिटिव हुई तो थीटा एक्यूट हो जाएगा, और ये कहानी अगर निगेटिव हुई तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा. तो सारे झंझट से हटके हम सीधे लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 where theta is acute angle between L1 and L2. M1 is slope of L1, M2 is slope of L2. तो आपको अगर दो लाइन दिया हुआ है जिसका स्लोप M1 M2 है, तो अगर आपको उन दोनों के बीच के एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, सीधे लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. इससे आप क्या कर लोगे, इससे आपको थीटा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स की तरह, जो कि अभी आपको ज्यादा परेशान होना नहीं है. तो आप कह सकते हो tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. जो भी वैल्यू आएगी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा एक एक्यूट एंगल होगा. ऑब्ट्यूज के लिए आप 180 माइनस थीटा कर दोगे, वो आपका ऑब्ट्यूज निकल के आ जाएगा. तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपको बस दोनों लाइन के स्लोप चाहिए. स्लोप जैसे मिल जाएगा आप स्लोप का डिफरेंस निकालोगे अपॉन 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकाल दोगे. ओके. सेकेंड थिंग, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन 1 एंड लाइन 2 परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा में इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री. क्या हो गया थीटा, 90 डिग्री. आप जानते हो L1 का स्लोप m1 है, L2 का स्लोप m2 है. तो आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. राइट. आपको पता है थीटा 90 है तो आप लिख सकते हो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अब बताओ tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड. क्या होता है 90 नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर जीरो बनना चाहिए. डिनोमिनेटर जब जीरो बनेगा तो tan 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब tan 90 नॉट डिफाइंड हो गया. तो मतलब 1 प्लस m1 m2 जीरो होगा, तो आप कह सकते हो कि tan 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो मतलब आप कह सकते हो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. ये लब्बी. तो आप ये बात ध्यान में रखो कि दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो वो लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन. तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. और आप ये भी वाइस वर्सा भी ट्रू है, इफ m1 into m2 is -1 then L1 is perpendicular to L2 where m1 m2 क्या है, m1 is a slope of L1 and m2 is slope of L2. उसी तरीके से जब L1 is parallel to L2 आ जाता है, इसका मतलब क्या है, एंगल बिटवीन देम इज, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2.
इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, m1 माइनस m2 इज जीरो। इसका मतलब क्या है, m1 इज इक्वल टू m2। तो आप कॉमन सेंस से भी कह सकते थे कि अगर दो लाइन का स्लोप सेम है तो वो पैरेलल लाइन होगा। दो लाइन का स्लोप अगर सेम है तो वो पैरेलल लाइन होगा, या कोइंसिडेंट भी हो सकता है। दो लाइन या तो ऐसा, या तो एक के ऊपर एक, वो आप डिपेंड करेगा कैसे। आप अगर y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है, अगर m1 इज इक्वल टू m2 है और c1 इज नॉट इक्वल टू c2 है, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है, जो कि हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये सारी चीजें पढ़ रखी है। सो आई एम श्योर आपको इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। ओके, तो आइए कुछ सवाल करते हैं। तो आपने क्या क्या चीजें सीखा। एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए आपने सीखा tan थीटा इज गोइंग टू बी mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 is the slope of L1 and m2 is the slope of L2। L1 अगर परपेंडिकुलर हो जाता है L2 से तो इसका मतलब है m1 इंटू m2 इज माइनस 1, और L1 अगर पैरेलल होता है L2 से तो इसका मतलब है m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब वाइस वर्सा इसके लिए ट्रू नहीं है, इसके लिए वाइस वर्सा ट्रू है। इसमें ये भी देखना होगा कि कांस्टेंट सेम है कि नहीं, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। आइए क्वेश्चन एक करते हैं, और वी कैन कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे। विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास विद द क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अभी जो हमने जो भी चीजें कर ली हैं स्ट्रेट लाइन की, अभी आपकी चैप्टर शुरू हुई है। 2 से 3 चैप्टर्स आपकी स्ट्रेट लाइन की और होगी, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सब हो जाएगा। तो प्रोबेबली by next week or by the middle of the next to next week we'll be finishing your straight line, and then we'll begin your sequence series. Sequence series will be finishing in 2 weeks, and the moment we are done with sequence series we'll begin our circle chapter. तो आपको stay tight करना है, कोर्स में लगे रहना है, और कहीं पे दिक्कत आ रही है तो you just have to call me up and ask your doubts. At the same time जो आपको लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट दिया था उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके लिए भी मैं आपको असाइनमेंट्स भेज दूंगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।